हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। आज एसएसटी का सचिन सर के नोट्स का अंतिम पाठ है दोस्तों। इसके बाद सचिन सर के नोट्स में थ्योरी एसएसटी में नहीं दिया गया है दोस्तों। जो भाई एवं बहनों आप लोग नहीं देखे होंगे, एसएसटी का प्लेलिस्ट बनाया गया चैनल पे दोस्तों। प्लेलिस्ट में जाइए और हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग और इसका पॉलिटिकल साइंस का अलग होगा दोस्तों। सोशल साइंस करके दिया होगा, सामाजिक अध्ययन, राजनीतिक शास्त्र करके दोस्तों। जो भाई एवं बहनों नहीं देखे होंगे वो जाके इस वीडियो को देखिए। आज के बाद एसएसटी में थ्योरी का पार्ट नहीं बचा है दोस्तों। देखने के बाद आप लोग दोस्तों कमेंट कीजिए, तब इसके बाद हम इसका जो 2011 से 2021 तक इसका एसएसटी का जो प्रीवियस क्वेश्चन आंसर है सीटेट का 22-23 के एग्जाम के लिए जो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सचिन सर के नोट्स में दिया गया है। कमेंट कीजिएगा तो हम इसका भी धीरे धीरे वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाने का कोशिश करेंगे दोस्तों। अब मेरा वीडियो अगर पसंद आता है दोस्तों आप लोगों को बनाना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट कीजिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होवे और हम आपको वीडियो देने में सक्षम रहे दोस्तों। अंतिम पाठ है ये दोस्तों एसएसटी का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आदि भारत के लगभग आदिवासी ट्राइब, भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी की है। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। सरकारी दस्तावेज में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदाय की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। और अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जनजातियों के साथ मिलकर भी देखा जाता है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया था। आदिवासियों में संथाली बोलने वाले की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्रिकाएं निकलती है। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद है दोस्तों। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ों बीनकर आजीविका चलाते थे। वे स्थानांतरित खेती, सॉफ्टिंग, कल्टीवेशन के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरेबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम की बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना और विरह और मौत की कहानी रही है दोस्तों। 19वीं सदी में ही इन पलायन के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके हैं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी यह डोगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र, प्यूरिफायर प्लांट लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया। अब पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अपनी कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है दोस्तों। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधे का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां स्पेसीज दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों पेस्टिसाइड के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद के तौर पर, रेजिन और डाई के तौर पर 550 प्रजातियां रेसे फाइबर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती है। जबकि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं, तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क, 40,501 वर्ग किलोमीटर और 543 वन्य जीव अभ्यारण्य, 1,18,918 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ये इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठियां कहा जाता है। आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वाले में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है। यही सरकारें हैं जो लकड़ी
व्यापारी पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। जानू का ये भी कहना है कि वे आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए संसाधनों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकिचाती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 पारित किया। इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया कि यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण उनके साथ हुआ है। ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। इस कानून में वन समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती व चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई है। इस कानून में यह भी कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता बायोडायवर्सिटी संरक्षण भी वनस्पतियों के अधिकारों में आता है। संघवाद फेडरलिज्म। संघवाद इसका मतलब है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें को होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। जब संविधान सभा में सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी, आम आदमी के कुशल क्षेम, जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संसदीय शासन पद्धति में सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। शक्तियों का बंटवारा संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एक्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी। विधायिका में हमारे निर्वाचन पद्धति होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम देखते हैं। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान के अंतरात्मा भी कहलाता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है कि पहला, हरेक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके, और दूसरा, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का भी है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था कि ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में संविधान में जोड़ा गया। हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चे या अपने भाई को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष सेकुलर रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, और राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में और ना ही राज्य के किसी एक धर्म को समर्थन देता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति फायर पॉलिसी। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य के खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है।
विधायिका किसी भी धर्म के राजकीय धर्म से स्टेट रिलीजन घोषित नहीं कर सकती, ना कि विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 24 फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाइयों क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों का धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून को काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों में से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती थी, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया था। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने की प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचन प्रतिनिधि की व्यवस्था की मंजूरी दी। 2004 में आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 15,000 सैकड़ा हजार दर्जन 1.5 लाख पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मतपत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काटकर 8,000 टन कागज बनाना पड़ता था। प्रतिनिधि सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी है। हमारे संविधान सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम थे सोनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, एच.वी. कामत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति भी बनी जिसमें संविधान लिखने का काम किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद अपने देश में लोगों द्वारा चुनी गई सरकार का शासन शुरू हुआ। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की और जिसके फलस्वरूप विधान मंडलों में दलितों के स्थान पर आरक्षित कर दिया गया। भारतीय संविधान के विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान के कुल 22 भाग हैं। 395 से 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान अनुसूचियों संख्या बढ़कर 12 हो गई है। भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा गया है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। पूरा विश्व 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मानता है। भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों के रूप में हमारे संविधान में 6 अधिकार दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। समानता का अधिकार। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान और स्त्री और पुरुष, विशेष जाति की या किसी धर्म के होने के आधार पर सार्वजनिक जगहों जैसे दुकानों, होटलों या सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया। छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि, अस्पृश्यता। स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, समिति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने, रखने या बसने की स्वतंत्रता, अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार करने की स्वतंत्रता, दोष सिद्धि के संरक्षण, जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता, जीवन जीने के लिए निजी स्वतंत्रता। शिक्षा का अधिकार। वर्ष 2002 में संविधान के 66वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTI 2009 पारित किया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को तय नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। मधुआ मजदूरी पर रोक
क्योंकि इस प्रथा में मजदूर के इस मौलिक अधिकारों का हनन होता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अपने रीति रिवाजों का पालन करने से नहीं रोका जा सकता। सभी को अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की स्वतंत्रता है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जिस धर्म या समाज के लोग कम संख्या में हैं, उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। उन्हें अपने समाज में शैक्षिक संस्थाएं खोलने का और अपनी भाषा एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वो कहीं पर यदि इस मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे उच्च न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों पर रोक। देश में बाहरी आक्रमण, युद्ध अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लागू किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रहित में नागरिकों के कुछ मूल अधिकार स्थगित भी किए जा सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2 मई 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया गया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया। इसी के साथ सूचना की स्वतंत्रता विधेयक 2002 निरस्त कर दिया गया। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। मौलिक कर्तव्य 1976 संविधान में जोड़ा गया। हर माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के अपने बच्चों या अपने पाल्य को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य 2002 में संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। केंद्रीय और राज्य शासन व्यवस्था। संविधान में विषयों की सूचियां, लिस्टेड ऑफ सब्जेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में विभिन्न विषयों की 3 सूचियों में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और संबंधित सूची कॉन्करेंट लिस्ट। केंद्रीय सूची। इस सूची के विषय पर विधिक कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, जिसमें कुछ प्रमुख विषय जैसे रेल, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार साधन, डाक एवं तार सब केंद्र के हाथों में सूची विषय है। राज्य सूची में इस सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय के लिए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। असंबद्ध सूची। इस सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकार दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते हैं। सरकार के अंग। व्यवस्थापिका केंद्र संसद, राज्य विधानमंडल, कार्य कानून बनाना। कार्यपालिका केंद्रीय मंत्रिपरिषद केंद्र में है, राज्य में राज्य मंत्रिपरिषद और कार्य में कानून लागू करना। और न्यायपालिका केंद्र में उच्चतम न्यायालय और राज्य में उच्च न्यायालय और कार्य कानून का पालन करना। संसद, पार्लियामेंट। संघ केंद्र की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए कानून का निर्माण करना। भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है और हर चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर लोकसभा में आते हैं और लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिनमें राज्यों के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित 530 सदस्य। केंद्र शासित क्षेत्रों में मतदाताओं द्वारा निर्वाचित 20 सदस्य। 1952 से लेकर 2020 के बीच भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था। आज लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 550 है। दोस्तों, योग्यता है भारत के नागरिक हो या मतदान सूची में उसका नाम हो, 25 साल या उससे अधिक आयु हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसके पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। अधिवेशन। लोकसभा का अधिवेशन साल में 2 बार अवश्य होना चाहिए। दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने के से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा संसद का मुख्य सदन है। इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। इसमें से 12 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। चूंकि इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता, इसलिए इस प्रकार के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। शेष योग्यता वही होती है जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई, परंतु कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं हो सकता। सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार
राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा के पदाधिकारी भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। यह राज्यसभा के कार्यवाही का संचालन करता है। जब सभापति उपस्थित नहीं रहता तब उसके स्थान पर उपसभापति कार्य करता है। अधिवेशन बैठक, राज्यसभा का वर्ष में 2 बार अधिवेशन बैठक होना आवश्यक है। एक बैठक और दूसरी बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अधिवेशन यानी बैठक, राज्यसभा का वर्ष में 2 बार अधिवेशन बैठक होना आवश्यक है और एक बैठक में और दूसरी बैठक में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। कानून निर्माण की प्रक्रिया, जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, उसे विधेयक कहते हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून बन जाता है। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले पेश किया जा सकता है। इस विधेयक को कोई भी मंत्री पेश कर सकता है। साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है, जिसे 3 वाचन कहते हैं। धन विधेयक संबंध रखने वाले विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्यसभा में उस पर केवल चर्चा की जाती है। राज्यसभा में केवल 14 दिन के लिए धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है और वह भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों और निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली और पुडुचेरी संघ के राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने पर पद रिक्त हो जा सकता है और वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करे तो उसे संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उसे हटाने के प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नियुक्ति संबंधित शक्तियां, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उनके विभागों का बंटवारा करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल, उच्च न्यायालयों और न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड, अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित या परिवर्तित कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड, अन्य दंड प्राप्त व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित या परिवर्तित कर सकता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सतत विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या सतत विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपात लगा सकता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। वित्तीय संकट के समय वित्तीय आपात लगा सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर चुनते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके स्थान पर कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है अथवा राज्यसभा के प्रस्ताव पर लोकसभा के सहमति से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका, वह किसी लाभ के पद पर न और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता रखता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को हटाने अथवा नए मंत्री बनाने की राष्ट्रपति से संतुष्टि करता है। सभी मंत्रियों का लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है, नहीं तो उसे 6 महीने के अंदर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रित करती है। यदि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करे तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों पर संसद नियंत्रण करती है। यदि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री ठीक से काम न करे तो उन्हें लोकसभा द्वारा हटाया जा सकता है। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यह देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थित है। इसके निर्णय देश के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है।
यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, वह उसके प्रावधानों की व्याख्या करता है। न्यायाधीशों की योग्यताएं। भारत के नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीशों के पद पर कार्य कर हो चुका हो, या उच्च न्यायालय के 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का विशेष ज्ञाता हो। कार्यकाल। प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करता है। उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय होता है। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। कार्यकाल। प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करते हैं। कार्य। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, अधीनस्थ न्यायालयों से आए विवादों पर कानून के अनुसार फैसला देना, जनहित याचिकाओं द्वारा पर फैसला सुनाना, अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना। जिला न्यायाधीश। जिला न्यायालय हर जिले में होता है, जो दीवानी और फौजदारी मामले की सुनवाई करता है। जिला न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोक अदालत। वे विषय और क्षेत्र जिनमें लोक अदालत विवाद सुलझाती है। वाहन दुर्घटना मुकदमा, पेंशन संबंधी मुद्दे, समझौते योग, फौजदारी मुकदमा और बिजली, गृहकर, गृह ऋण, उद्योग और बैंकों से संबंधित मुकदमे, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, विवाह, पारिवारिक मुकदमे और उपभोक्ता संबंधी मुकदमे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। फौजदारी मामले। ऐसा अपराध है जो मारपीट से संबंधित है। मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाइयां बनाना, ये सब फौजदारी मामले हैं दोस्तों। फौजदारी मामले में कौन कौन आते हैं? ऐसा अपराध जो मारपीट से संबंधित है, जैसे मारपीट, चोरी, डकैती, मिलावट करना, रिश्वत लेना, खतरनाक दवाई बनाना, ये सब फौजदारी मामले हैं। दीवानी मामले। जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर और मालिक के बीच मजदूरी के झगड़े, किसी के बीच पैसे के लेन देन या व्यापार आदि के झगड़े होते हैं, इसे दीवानी मामले दर्ज कराए जाते हैं। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालय का गठन हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1946 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका व्यवस्था लागू की, जिसको प्रारंभ करने का श्रेय जस्टिस PN भगवती को जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है। वह व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधानसभा सदस्यों के लिए विधायक या MLA कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा द्विसदनीय विधानमंडल का निचला सदन है, जिसमें 403 निर्वाचित सदस्य या राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक अन्य भारतीय सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद 100 सदस्य होते हैं, जिसमें 38 सदस्य विधानसभा द्वारा तथा 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा और 8 शिक्षकों द्वारा, 8 स्नातकों द्वारा और 10 सदस्य राज्यपालों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है। गठबंधन। इसका मतलब समूहों या दलों के तत्कालीन गठजोड़ से होता है। गठबंधन शब्द का इस्तेमाल चुनावों के बाद किसी भी दल के बहुमत न मिलने की स्थिति में बनने वाले गठजोड़ के लिए किया गया है। केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल सेक्रेटरी की 2 मुख्य इमारतें, इनमें से एक का नाम साउथ ब्लॉक, दूसरा का नाम नॉर्थ ब्लॉक। इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था। रोलेट एक्ट अंग्रेज के मनमानेपन का एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रोलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रोलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाना पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर शैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध 13 अप्रैल को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी उस समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई 100 लोग मारे गए और असंख्य बहुत जख्मी हुए और मरने वाले और घायल
होने वाले कि बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार किया जा सकता था। घरेलू हिंसा कानून 2005 महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा न घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया था। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा के कारण हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रह चुकी है। न्यायपालिका के कार्य फंक्शनल ऑफ जुडिशरी। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। विवादों का बंटवारा, सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स, न्यायिक व्यवस्था, नागरिकों और नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि को मुहैया कराती है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होती है। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड द एक्जीक्यूटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। उच्च न्यायालय की स्थापना, ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था और आज देश भर में 25 उच्च न्यायालय हैं और बहुत सारे राज्यों के अपने उच्च न्यायालय हैं। जबकि पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है। दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए गुवाहाटी है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के कहाँ है? गुवाहाटी। एक ही उच्च न्यायालय रखा गया और 1 जनवरी 2019 से आंध्र प्रदेश, अमरावती और तेलंगाना, हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय हैं। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के नज़दीकी पहुंचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों की राज्य के अन्य हिस्सों में खंडपीठ बेंच भी है। अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट को कई अलग अलग नामों से जहाँ संबोधित किया जाता है, उन्हें ट्रायल कोर्ट या जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सिविल जज न्यायालय आदि नामों से बुलाया जाता है। फौजदारी कानून, क्रिमिनल लॉ, ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित हैं जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, हत्या आदि। इनमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिक FIR दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। दीवानों कानून, सिविल लॉ, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद है। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया पूरा किराया चुकाए। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, 1980 में दशक में सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की थी। अब सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। हाशियाकरण समुदाय, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशिया समुदाय माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, सरकारों ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत के मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार के अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों, एजुकेशनल इंडिकेटर्स के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है जैसे अन्य हाशियाकरण समुदाय से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ये स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे और जिससे अक्सर उनका घोटेआइजेशन होने लगता है और कभी कभी यही पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी
गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसे में भेजना चाहते हैं और आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसे में जाते हैं। मुसलमान 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। कबीर 15वीं सदी के कवि थे। पैसे से बुनकर कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। कबीर की कविता परंपरागत परम सत्ता के प्रति उनमें उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और बड़े पुजारियों के चुंगल के से आजाद था। उनका कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों को सांचे में कैद कर देते थे। उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती थी और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। उनके पद सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। वे एक साधारण कुम्हार बुनकर और घड़े से पानी लाते और तब सबके श्रम का सम्मान करते हैं। उनके पदों में श्रम ही समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात में दलित हास्य समूह और सामाजिक ऊंच नीच की घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। उन्हें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों का जवाब में बनाया गया था जाता है। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केवेंचर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डाई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया था। यह कानून सिर पर मेला उठाने वाले को काम पर रखने और सूखे शौचालय के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजना का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ था। पानी से संबंधित बीमारियों के कारण हर रोज 1600 से ज्यादा भारतीय मौत के मुंह में चले जाते हैं। उनमें से ज्यादातर 5 साल से भी कम उम्र के बच्चे होते हैं। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। इस अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सभी बच्चे को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन शिक्षा पर अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं के निष्कर्षों से यह तथ्य सामने आया कि भारत में स्कूली शिक्षा में हमेशा से काफ़ी असमानता रही है। बजट में सरकार को इस बात पर भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से की जाएगी। जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। पानी की आपूर्ति वाटर सप्लायर ग्रामीण इलाकों में मनुष्यों और मवेशियों दोनों के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। यहाँ कुआं, हैंडपंप, तालाब और कभी कभार छत पर स्थित टंकियों से पानी मिलता है। इनमें से ज्यादातर निजी स्वामित्व में हैं। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक जलापूर्ति का और भी ज्यादा अभाव है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। शहरी जल आयोग ने यह मात्रा तय की लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजगार प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी एक बाल्टी में नहीं मिलता। दूसरी तरफ आलीशान होटलों में रहने वाले लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 1600 लीटर 80 बाल्टी तक पानी मिलता। पानी की कमी के कारण बोलिविया आदि देशों में तो दंगे भी फैल गए, जिसके प्रभाव में सरकार की जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीनकर दोबारा अपने हाथ में लेनी पड़ी। पानी के टैंकरों की दर सरकारी जलापूर्ति विभाग ही तय करता और वहीं उन्हें काम करने की इजाज़त देता है। इसलिए इन टैंकरों को अनुबंधित कहा जाता है। न्यूनतम मेहनताना कानून इनमें यह निश्चित किया गया कि किसी की भी मेहनताना एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होनी चाहिए। शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनत पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। संविधान में यह भी कहा गया कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जाएगा। 40 लाख से ज़्यादा बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चे खतरनाक व्यवसायों में हैं। 2016 में संसद का बाल श्रम चाइल्ड लेबर
प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 में यह संशोधन अमेंडमेंट किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के सभी व्यवसायों में तथा किशोरों 14 से 18 वर्ष के जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियोजन करने की प्रतिबंध है। बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया। 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म और इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल प्रारंभ हुआ। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने, चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है। 1978 में मीट उत्पादन कारखाने की स्थापना सुरक्षा मानकों के खिलाफ थी, तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के संयंत्रों में लगातार निवेश चाहिए ताकि रोजगार मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को स्टॉप करते हैं। सचिन सर के नोट्स में जितना भी दिया गया था थोड़ी पूरा कंप्लीट किया गया। जो भाई एवं बहनों नहीं देखे होंगे वो जाइए प्ले लिस्ट में पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखिए। ज्योग्राफी का अलग पार्ट होगा, हिस्ट्री का अलग होगा और पॉलिटिकल साइंस का अलग पार्ट, 2 या 3 पार्ट जा रहा है दोस्तों। उसके बाद सचिन सर के नोट्स में एक भी थ्योरी का पेज नहीं बचा है दोस्तों, पूरा कंप्लीट कर दिया गया। आप लोग कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में आगे का पार्ट करवाना है इसका प्रीवियस ईयर SST का कि नहीं वो बताइए। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर सचिन सर का नोट्स का चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में लिखिए, हम कमेंट को देखेंगे, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।